हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी इन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी क्लास 11 का क्वेश्चन पेपर। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है कि हर जगह कॉमन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप ये नहीं कराना तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट बन के आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। ओके, नीचे की तरफ आ जाते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड। ये सेक्शन ए है, ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर बनाया उसने थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी है, तो डायरेक्टली इस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, वही है क्वेश्चन पेपर, वही है। आप देख सकते हो बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं, अलग से उतार दिए बस यहाँ पर। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया के बारे में कौन सी चीज़ें जो है इसमें सही है वो बतानी है। क्या मेसोपोटामिया में खनिज संसाधन का अभाव था? बिल्कुल था। क्या वहाँ पर औजार वगैरह बनाने के लिए पत्थर की कमी थी? बिल्कुल थी। इराक के अंदर जो खजूर और जो पोपलार के जो पेड़ होते थे उनकी लकड़ियों से गाड़ियाँ वगैरह, पहिए वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल होता था, आसान नहीं होता था। ये भी बात सही है, और अच्छे भी नहीं बनते थे। नेक्स्ट है कि औजार, पात्र और गहने बनाने के लिए कोई धातु भी वहां पर उपलब्ध नहीं थी मेसोपोटामिया। चारों के चारों पॉइंट जो है हमारे सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेसोपोटामिया में बसे शहरों के प्रकार के बारे में बताइए। दो प्रकार के थे? ऐसा नहीं है। मेसोपोटामिया ने कलात्मक मंदिर का विकास किया? ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बस्तियां व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुई थी? बिल्कुल हुई थी। एक टाइम पर जो बस्तियां थी वो व्यापारिक केंद्र बन चुका था। और लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कि बस्तियां समाजवादी साम्राज्यवादी बंदोबस्तियां शहरों के रूप में विकसित हुई थी। ये दोनों पॉइंट एक जैसे ही लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट देखोगे ना, शहरों के रूप में विकसित हुई थी। और दोनों के दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है ये वाला, कि बताना है मेसोपोटामिया के बारे में। ये हमारा जो, हाँ जी, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए बी सी डी में से है ना, सही विकल्प चुनिए। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। ठीक है, और वो 2400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले ली। ये बिल्कुल सही पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन थी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अकदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज जो था वो ईसवी सन से पहली शताब्दी से 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। बिल्कुल 2000 सालों तक बेसिकली ये चलता रहा। ये जो कीलाकार भाषा है, आपको पता होना चाहिए अगधी कीलाकार भाषा है। एक मतलब इसमें ना पिक्चर से डिपिक्ट किया जाता था। ठीक है, बस इतना याद रखो, कीलाकार भाषा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, चलो। तो इसका मतलब तीसरे का क्या है कि ये भी सही है, ये भी सही है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किन नदियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य की सीमाएं बनाई है? तो ये तो सबको पता है। कौन कौन सी है हमारी? दो रिवर है। एक तो है जी हमारी कौन सी, एक है हमारी डेन्यूब। ठीक है, और एक है हमारी और दूसरी वाली कौन सी है, कहाँ गया है डेन्यूब? ठीक है, और दूसरी हमारी राइन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ का आंसर है वो क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड, यानी हमारा बी आंसर हो गया। ओके जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, रोमन के चांदी के सिक्के जिसे हम दिनार या दिनारियस कहते थे, उसका वजन कितना था? तो बेसिकली वैसे तो उसका वजन जो था वो 4.5 ग्राम था, बट यहाँ पर 5 जो 4 है वो ज़्यादा नज़दीक दे रखा है, और यही आंसर भी लिख रखा है, तो यही आंसर। ठीक है, 4 कर देना। वैसे 4.5 ग्राम ही लिखा आएगा आपके एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने तर्क दिया था कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन भी शामिल है। ये बात किसने कही थी? ये कही थी मार्क ब्लैक ने। ठीक है, मार्क ब्लॉक ने बात कही थी कि जी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में सिर्फ इतिहास वगैरह नहीं होता, इसमें जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों के जीवन के बारे में भी होता है। ठीक है, सुमेरियन व्यापार की पहली घटना किस व्यक्ति से जुड़ी हुई थी? अब देखो व्यक्ति का नाम तो सेम लिखा हुआ है। ठीक है, और एन मकर कहाँ का राजा था ये आपको बताइए, उरुक को राजा था। तो देखो एलिमिनेशन मेथड यूज किया। आंसर आपको ना भी पता हो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे ना, मैंने जो है क्वेश्चन को का कोई वही नहीं देखा, मैंने सीधा देखा कि यहाँ पर सब में एन मकर लिखा हुआ है, और मेरे को पता है एन मकर सिर्फ उरुक का राजा है। ठीक है, और प्राचीन शासक था, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो? तो ऐसे एलिमिनेशन करना है। नेक्स्ट है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही नहीं है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी से था, सही है। थॉमस मूर जो था वो इंग्लैंड से था। गैलीलियो जो था वो इटली से था। कॉपरनिकस नहीं, जो हमारा निकोलस कॉपरनिकस था वो जो था हमारा फ्रांस से नहीं था, वो था पोलिश से। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मानचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था? ये आपको बताना है। ये हुआ था 1664 में, 1644 में, और 1644 से लेकर ये रहा था 1911 तक रहा था शायद ये। ठीक है, मतलब बहुत लंबा शासक चला था ये। ओके जी, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये असर्शन और रीजन है, बताना है। तो
क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्टली। साम्यवादी कार्यक्रम की सफलता ने उम्मीद का वादा किया, लेकिन दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्श का ऐसा नजरअंदाज में बदल दिया जो लोग चालाकी से प्रभावित होते। मतलब बेसिकली ये बता रखा है कि मतलब लोगों वादे तो किए थे चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट जो थी साम्यवादी कार्यक्रम था, वादा तो किया था कि जी हम ये करेंगे, बट लोगों के अधिकारों को छीन लिया। मतलब ये नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है, बट ये सही बात है, यही हुआ था। कारण लिखा हुआ है कि परंतु इससे शताब्दियों पुरानी असमानताएं नहीं हटी, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच में जागरूकता पैदा नहीं हुई। पॉइंट तो ये भी सही लिखा हुआ है, बट देखो ऊपर नीचे का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये नेगेटिव पॉइंट लिखा है, इसमें पॉजिटिव पॉइंट लिखा है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सही तो दोनों है, बट जो ए है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो अगर मैं इसका आंसर इसमें ऊपर भी सेम पॉइंट लिखे हुए तो इसका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी असर्शन और रीजन है। तो लिखा हुआ है कि 1894 और 95 में जापान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें ताइवान जो है वो चीन के द्वारा जापान को सौंप दिया गया। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। आर लिखा हुआ है कि जो कयारो घोषणा पत्र था वो जो 1943 में हुआ था, और जो हमारा पोर्टस डैम जो घोषणा पत्र है वो 1949 में हुआ था, जिससे चीन को संप्रभुता मिली। ये भी बात सही है, पर आप देखो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। 1894 और 1953 दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सही तो दोनों है, बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, यानी इसका आंसर भी बी होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओगोदेई ये किसका पुत्र था? ये तो बड़ा सिंपल है, चंगेज खान का पुत्र था, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं टेरा न्यूबिस, ठीक है, न्यूलिबस, ठीक है, न्यूली, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बेसिकली है ना, जो वो आए थे ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर कब्जा करने के लिए, अमेरिका के अंदर कब्जा करने के लिए, वो भी बोलते थे कि ये इलाका है ना टेरा न्यूलिस है। इसका क्या मतलब है? ये किसी का भी नहीं है, हम चाहे तो इस इलाके पे कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और शोगुनों की राजधानी क्या थी? शोगुनों की राजधानी क्योटो थी, ठीक है। और क्योटो का जो है वो मेरे को नया नाम बताना कि क्योटो का नया नाम क्या है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी ये भी असर्शन रीजन है। ये लिखा हुआ है कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कोमोडोर मैथ्यू पेरी के जापान भेजा, को आएगा को जापान भेजा, ताकि सरकार से मतलब सरकार एक संधि पर हस्ताक्षर कर सके। बिल्कुल सही बात है, मतलब जापान और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय केवल एक पश्चिमी देश ही था जो जापान के साथ कारोबार कर रहा था, और वो अमेरिका था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। बेसिकली दोनों के बीच में संधि जो थी वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई थी क्योंकि दोनों के बीच में व्यापार हो रहा था। तो ये बात सही है, तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और दोनों का आपस में लेना देना भी है, स्पष्टीकरण भी सही करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ठीक है जी। ए होगा वैसे कि दोनों सही है और दोनों आपस में एक दूसरे का स्पष्टीकरण। मैं देख लेता हूँ यार कि ऑप्शन में क्या था। हाँ जी, इसका ए ही होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलो, हाँ हाँ, ए होगा, दोनों सही है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो थी, ये है ना आपको क्रम अनुसार निकालना है, तो मैंने साल भी लिख दिए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, एज यू ऑल नो। और जो हमारा पीपल्स पार्टी मतलब चाइना की वो माओ जेदांग वाला, वो 1949 में हुआ था, ठीक है। पहला अफीम युद्ध हुआ था वो चाइना और वो ब्रिटेन में 1839 में, जो कि हमारा 42 तक चला था, 3 साल चला था। और उसके बाद जो सेकंड हमारा अफीम का युद्ध हुआ था वो 1856 से लेकर 60 तक हुआ था। जो मेजी की बहाली 1868 में स्टार्ट हुई थी, और जो लॉन्ग मार्च है वो बेशक 1934 से लेकर 36 तक रहा था। तो अगर इसको अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या था? पहला अफीम वाला, ठीक है। तो क्या हो गया? पहला हो गया हमारा बी, फिर दूसरा देखोगे सी, फिर देखोगे ए, फिर देखोगे डी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी सी ए डी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेपिस लुजीली क्या है? एक पत्थर है, नीले कलर का पत्थर है। पिक्चर अगर आप सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, बहुत ही नीले कलर का लगता है, ठीक है। जो गैलिमिश था, कहा जाता है कि गैलिमिश ने जिस शहर पर उसने शासन किया था वो कौन सा था? वो था हमारा उरुक, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, और आपको पता है ना मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई है। अगर वो आपने एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं आपको बताऊंगा, बोलूं कि सबसे पहले वो जाकर देखकर आना। पूरे के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहा है। ये रही वीडियो आपके सामने, ये करना मत भूलना। और बाकी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था चांग काई शेक, ठीक है, चांग। आंसर भी डोंट वरी, मैं इसकी आंसर की पीडीएफ भी दे दूंगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। रोमन सम्राट जिसने सोने का सिक्का चलाया, किसने चलाया था सोने का सिक्का? कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला अब आ गए जी हमारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है चंगेज़ खान। अब मैं आपको सीधा-सीधा आंसर भी दिखाऊँगा, ये देखो। पहले एमसीक्यू में तो मैंने आपको समझाया भी, अब मैं यहाँ पर पूरे आंसर पढ़वाऊँगा आपको, ठीक है? चलो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंगेज़ खान ने मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूह में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस करी? पहले आपको पता होना चाहिए कि मंगोल जो था वो स्टेपी का क्षेत्र था। वहाँ पर जो थे वो अलग-अलग जनजाति के लोग रहते थे, ठीक है? तो है ना, जो हमारा क्या कहता है चंगेज़ खान था ना, उसने क्या किया, क्योंकि एक जनजाति के लोग दूसरे जनजाति के बारे में नहीं जानते थे, तो उसने कहा कि अगर हमें एक ताकतवर सेना बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक-दूसरे से संपर्क करवाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने मिली-जुली सेना बनाने के लिए क्या किया, दोबारा से एक मतलब शुरू से उन्होंने राजनीतिक और आप कह सकते हो कि उन्होंने पहचान दी, जनजातियों को मिला दिया, ठीक है? या दोबारा से विभाजित करके इकट्ठा किया। दूसरा था, मंगोल लोग साहसी तो थे और इसी कारण से चंगेज़ खान ने उन्हें सैन्य में संगठित वगैरह किया, ताकि जीता जा सके और व्यापार को भी मजबूत बनाया जा सके। और लास्ट है कि चंगेज़ खान ने भी बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी, क्योंकि जनजातियाँ जो थी मंगोल की, वो विखंडन हो रखा था उनका, है ना? अ, तो इसी वजह से चंगेज़ खान ने भी उस खुद को सहना पड़ा था, क्योंकि मंगोल की जो सेना थी, जनजातियाँ थी, वो उनका विघटन हो रखा था। तो जो चंगेज़ खान था उसने कहा था कि मैं सब दोबारा नहीं होने दूँगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा बार ये आया हुआ क्वेश्चन है चंगेज़ खान वाला, ठीक है? कि चंगेज़ खान वो क्यों उसने बदला, सिंपल रीज़न यही है। पहली बात तो उसने आसानी हो, दूसरी बात है उसने चंगेज़ खान ने अलग-अलग जनजाति और राजनीतिक समूह में इसलिए भी बाँटा, ताकि पावर को बढ़ाया जा सके और उन लोगों में संपर्क बनाया जा सके और जो भी लड़ाई-झगड़ा है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है कि पुनर्जागरण काल में मानवतावादी और यथार्थवाद के विषय में क्या अभिप्राय है? ये है ना, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली ये देखो, ये हमारा कौन से चैप्टर का है? नहीं, ये तो मेरे को लग रहा है चैप्टर नंबर, हाँ, ये देखो पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी दे रखा है, देखो। घुमा फिरा के वही है, पुनर्जागरण, मानवतावाद और यथार्थवाद, ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं दोबारा से। तो मानवतावाद 15वीं शताब्दी, पहले तो है ना पुनर्जागरण हुआ था, मतलब नई-नई चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही थी, इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। समाज नए नए एक विकास की तरफ जा रहा था, इसी को कहते हैं पुनर्जागरण, जो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के तक रहा था हमारे यूरोप के अंदर। मानवतावादी क्या है, 15वीं शताब्दी में उन अध्यापकों के लिए मानवतावादी वर्ड का यूज़ किया जाता है जो अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे, कविता पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे, नीति दर्शन पढ़ाते थे और इनको ह्यूमनिट्स भी कहा जाता था, ठीक है? ऐसे विषय तो धर्म पर ना होकर चर्चा और वाद-विवाद से विकसित हुए हैं। मतलब ये धर्म के बारे में नहीं पढ़ाते थे। पहले धर्म की शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, बट मानवतावादी धर्म की शिक्षा नहीं देते थे। मानव के विषय में और मानव के सम्मान के बारे में बातें वगैरह करते थे। और यथार्थवाद क्या मतलब क्या होता है? इसमें रियल फैक्ट वाली चीज़ें, जैसे शरीर के विज्ञान, रेखा गणित, भौगोलिक और सौंदर्य, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो बताई जाती थी, जिससे एक, और इसी चीज़ को हम कहते थे यथार्थवाद। ठीक है? नई-नई कला जो है वो सामने आने लगी, शरीर विज्ञान की, रेखा गणित की, और इसी चीज़ को हम यथार्थवाद कहते हैं। जो यथार्थवाद को इंग्लिश में आप सर्च करोगे ना, तो इसका मतलब ये होता है रियलिज़्म, जो रियलिटी पे बेस हो, वाद-विवाद पे बेस हो, ठीक है? जो एक्चुअल चीज़ हो, ना कि धर्म से रिलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के लोगों के इतिहास को इतिहास की किताबों से बाहर क्यों रखा गया? सिंपल बताऊँ ना, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया पर है ना, कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया था। किन लोगों ने कब्ज़ा किया था? ये किया था यूरोप के लोगों ने। यूरोप के लोगों ने जब ऑस्ट्रेलिया में बसना शुरू कर दिया ना, तो वो कहते थे कि ये जो एरिया है ना, ये क्या है? टेरा न्यूलिस है ना, याद आ गया ना, अभी-अभी पढ़ा था, टेरा न्यूलिस है और ये किसी का भी एरिया नहीं है। और उन्होंने मूल निवासियों को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया और नज़रअंदाज कर दिया कि इनकी ज़मीन तो है नहीं, ये हमारी ज़मीन है, और उन्होंने इतिहास की किताबों से भी उनको बाहर रखा। ठीक है? मतलब वो इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बेदखल कर दिया, नज़रअंदाज करते थे, और इसी वजह से उन्होंने बुक में उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। तो ये बात लिखी हुई है, सरकार का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया की भूमि किसी की नहीं है, टेरा न्यूलिस है, और इसीलिए यूरोपीय द्वारा अधिग्रहण के लिए स्वतंत्र है, मतलब इस पे वो यूरोप पे कब्ज़ा कर सकते हैं। यूरोप के बसने वालों ने ज़मीन हथियाना के लिए ज़मीन हथियाना सभी के लिए स्वतंत्र माना। उन्होंने कहा कि हम कोई भी ज़मीन अपना सकता है, मतलब हड़प सकता है, हम भी हड़पेंगे, और मूल निवासी के अस्तित्व को नकार दिया, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी का इतिहास जो है वो किताबों से बाहर रखा जाता है, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। सन यात-सेन, ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। सन यात-सेन कौन थे और इनके सिद्धांतों के बारे में बताइए। जो इनका सिद्धांत है, 3 सिद्धांत है ना इनके, अभी दिखाऊँगा मैं कौन से, और चीन के गणतंत्र की स्थापना में मतलब उनका योगदान बताना, क्या-क्या योगदान था, ठीक है? ये आंसर मैंने पूरा का पूरा, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, इसकी वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा। पहले तो सन्यासीन थे कौन?
मांचू राजवंश को उखाड़ फेंका था इन्होंने, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना करी थी 1911 के अंदर में संन्यास सेन के तहत की, संन्यास सेन के तहत की गई थी, मतलब स्थापना की गई थी गणतंत्र की 1911 के अंदर। संन्यास सेन इतने साल से लेकर इतने साल तक जो थे वो जीवित रहे थे और उन्होंने आधुनिक चीन की स्थापना भी करी थी। एक मार्क्स में क्वेश्चन भी था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू थे उसकी वीडियो में मैंने बताया था कि आधुनिक चीन के संस्थापक को संन्यास सेन ही माना जाता है, संन्यास सेन को ही आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। वह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें लोकतंत्र में ईसाई धर्म से प्रचलित करवाया गया था और उन्होंने चिकित्सा और अध्ययन किया, लेकिन वह चीन के भाग्य को लेकर चिंतित थे। उनके कार्यक्रम को 3 सिद्धांत सैन, मिन, चुई कहा जाता है और वो क्या थे? 3 कौन-कौन से वर्ड? सैन यानी राष्ट्रवाद, मिन यानी लोकतंत्र, लुई चुई यानी राष्ट्र समाजवाद। तो इन तीनों पे वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो एम्फेसाइज़ थे, मतलब एम्फेसिस करते थे कि इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसका मतलब है मानचू ने उखाड़ फेंका था, जिन्हें एक विदेशी राजवंश के साथ और अन्य विदेशी साम्राज्यवाद के रूप में देखा था। तो पहला तो एक 3 सिद्धांत थे उनके, एक तो राष्ट्रवाद, उन्होंने का कहना था कि जो देश का नहीं है ना, उसको देश से बाहर, मतलब देश से बाहर यानी जैसे कि मानचू साम्राज्य चीन का ऐसे कोई लेना-देना नहीं था, तो उसने हटा दिया, विदेशी राजवंश माना जाता था, तो इसकी वजह से हटा दिया। तो राष्ट्रवाद है। लोकतंत्र, अब उन्होंने 1911 में लोकतंत्र स्थापित करा था ना, लोकतंत्र सरकार की भावना शुरू की थी। और समाजवाद, इसका मतलब ये है कि पूंजी और जो जो विनियमित करना है ना, उसको मतलब मैं सीधा बताऊं, उन्होंने समाजवाद की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ना, उन्होंने पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था की थी उसको खत्म करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि बराबरी होनी चाहिए, जोत की बराबरी, मतलब बराबरी होनी चाहिए हर चीज़ की। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पूंजी और कोई बहुत गरीब हो, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये पहले और भी पढ़ लेते हैं, और भी लिखा हुआ, ये देखो सन्यास सेन के बारे में और भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये मैंने 3 वो बताए थे उसके, है ना, क्या-क्या, ये जो उनके सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, समाजवाद, सत्ता को हटाना, लोकतंत्र जिसे कहते हैं, है ना? वो कहते थे भूस्वामी जो है वो उनमें बराबर बटी हुई होनी चाहिए, है ना? और वो बेसिकली विचारक भी थे, जो सन्यास सेन थे उनको कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार माना जाता था और उन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, इन सारी की सारी चीज़ों में बहुत विकास किया था, ठीक है? और चिकित्सा भी पढ़ाई थी और भविष्य को लेकर ये तो देख ही लिया हमने। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो आपको पता है फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। क्या? पहला है प्रथम जो श्रेणी थी, यानी जिसको हम कहते हैं क्लर्गी, है ना? 3 उसमें बटा हुआ था। क्लर्गी, क्लर्गी को कहते हैं पादरी, दूसरा था अभिजात वर्ग, तीसरा था, 3 वर्गों में बटा हुआ था ना, हमारा पादरी और अभिजात वर्ग और हमारे गरीब किसान, ठीक है? तो हमारे पादरी के बारे में बताना है। तो पादरी जो होते थे सबसे, ये क्या करते थे? चर्च की देखभाल करते थे, ठीक है? ये ज़्यादातर अमीर हुआ करते थे, इनके पास ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, इनका ही ज़्यादातर कंट्रोल था राजा के बाद। और दूसरी बात ये है कि ये गरीब किसानों से टैक्स भी लेते थे, जिसको टिथ 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 बोला जाता था, है ना? 4-5 पॉइंट ये हो गए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पैराग्राफ वाला। ये वाला पैराग्राफ मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? बाकी जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो आप खुद करना क्वेश्चन। ये, और आप देखोगे ना, हिस्ट्री में एक अच्छी बात तो ये होती है कि जो हिस्ट्री के पैराग्राफ होते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें पैराग्राफ में मिल जाती है। पोल साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता। पोल साइंस में क्या होता है, पैराग्राफ रीड भी कर लो ना तब भी समझ नहीं आता है यार, क्वेश्चन जो है उसका आंसर कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में होता ही नहीं। बट ऐसा हिस्ट्री के साथ नहीं है, हिस्ट्री में हर एक चीज़ जो है वो लिखी भी होती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जापान में 1960 के दशक में औद्योगिकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत सारे लोग मरे। जो एक अर्गजी का जहर जो है वो फैलता चला गया, बहुत सारे लोग बीमार हो गए और ये बहुत दिक्कतें हुई। मतलब ये लिखा हुआ देखो, सीधा सीधा आंसर बढ़ते हुए औद्योगिकरण की वजह से, है ना? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसका आंसर। नेक्स्ट है कि जापान में पर्यावरण को साफ करने के लिए क्या करे? नए नए कानून बनाए, कार्यवाही वगैरह की गई जो भी कानून को तोड़ता था, है ना, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट, ये भारत के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसा है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारे 8 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, एक बात और बता दूं यार, देखो मैं ना आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा। आंसर तो देखो बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, बट मैं आपको मेन पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको बड़ा करके लिख सको। और मेरे को पता है इतने तो आप हो ही कि आप किसी भी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, बड़ा करके लिख सको, ठीक है। मैसोपोटामिया शब्द का अर्थ बताओ, और मैसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण जो है वो कौन कौन सी, मतलब मैसोपोटामिया की सभ्यता में शहरीकरण किन दशाओं के कारण हुआ? मतलब मैसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे आया, किन वजह से आया? पहले तो मैसोपोटामिया आपको पता है, मैसोस का मतलब बीच में, पोटामिया का मतलब जो होता है नदियां, 2 नदियों के बीच में, दजला फरात के बीच में जो है वो मैसोपोटामिया है, ठीक है जी।
ये मेसोपोटामिया का अर्थ है। और मेसोपोटामिया में शहरी सभ्यता कैसे पनपी, तो इसके कुछ कारण थे और वो कारण जो है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से कारण है, चलो। पहला, श्रम विभाजन। हमारे मेसोपोटामिया में श्रम विभाजन हो रखा था, इसका मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग काम थे, और यही होती है शहरी अर्थव्यवस्था की विशेषता। और इसी वजह से आप कह सकते हो कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण आया, क्योंकि लोग श्रम विभाजन हो रखा था, सब लोग अपना अलग अलग काम करते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर परिवहन बहुत अच्छा था, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से मेसोपोटामिया में बहुत जल्दी शहरीकरण आ गया। लेखन कला का विकास हुआ। एक शहरीकरण की खासियत होती है, यहाँ पर जो होता है लेखन का बहुत महत्व होता है। जैसे आप देख लो ना, गाँव में इतना लिखने विखने का नहीं होता था, इतना वो नहीं होता, बट शहरों में ज़्यादा होता है ये, है ना। ऑफिस वर्क, पेपर वगैरह, है ना, हर जगह कंपनी, तो ये ज़्यादा होता है। तो लेखन कला जो होती है वो शहरीकरण की एक बहुत विशेषता होती है, जो कि मेसोपोटामिया में थी, इसलिए मेसोपोटामिया में शहरीकरण होने लग गया। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। अलग अलग सामाजिक संगठन थे, वो साथ में रहा करते थे, है ना। तो बेसिकली अब जब सामाजिक संगठन थे, वो आते थे, व्यापार वगैरह करते थे। जब व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो शहरीकरण होने लग गया उस इलाके का, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आने लगे, है ना। नेक्स्ट है दास प्रथा। अच्छा, पहले है ना ये वाले दो क्वेश्चन थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले मैप वाले देख लेते हैं। मैप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैप की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, कृपया करके बच्चे देख लेना। 5 नंबर हैं, वो भी फ्री के। ठीक है, बच्चे है ना मैप छोड़ के आ जाते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप है ना कोई 8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें देखो आता है नहीं आता वो बात रहती है, बट आप मैप कैसे छोड़ के आ सकते हो जब आपको पता है यही मैप आएंगे। तो ये रही मैप की वीडियो, देख लेना। मैप सारे के सारे करवाए हैं, हर एक चीज़ करवाई है। ठीक है, और अभी अगर जिन बच्चों ने मैप की वीडियो देखी होगी ना, वो इन क्वेश्चन का बहुत प्यार से जवाब दे पाएंगे। पहला, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। यार क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैनबेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है सिडनी कहाँ पर है, सिडनी जो है इसके थोड़ा सा ऊपर है। पर्थ कहाँ पर है, पर्थ यहाँ पर बताया था आपको, है ना। और क्या है जी, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे उत्तरी उत्तरी ऊपर की तरफ यहाँ पर। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या था हमारा, अ, ये रहा जी, कैनबेरा हो गया। अच्छा, ऊपर की तरफ ये लिख देना, डार्विन लिख देना फिर। पूछा क्या है, और ऊपर शहरी उत्तरी शहर, सबसे उत्तरी शहर डार्विन बता देना, सबसे उत्तरी शहर डार्विन ही है वैसे, है ना। तो ये है, बस सिंपल सा है। ठीक है जी। वैसे मैं बता दूं, बीच में ऑस्ट्रेलिया के पूरा का पूरा मरुस्थल है, एक्चुअल में कोने कोने पे ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऑस्ट्रेलिया का कुछ मार्क करना हो तो बीच में गलती से मत करके आना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीच में कोई रहता ही नहीं। वहां पर जंगल, सॉरी कह दिया मैंने, रेगिस्तान है। ठीक है, पूरा मरुस्थलीय इलाका है। चलो, नेक्स्ट अब ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा मैप हो गए तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेना, इजी आप आ जाते हैं इन दोनों क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे कैसे समाप्त किया गया था, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, और पुनर्जागरण ने इटली के मानवतावादी संस्कृति को तेजी से प्रसार करने के लिए मुद्रण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। पहले तो पुनर्जागरण होता क्या है, 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो समाज था उसमें विकास हो रहा था। बहुत सारे लोगों ने जो पुरानी चर्च की मान्यता थी, उनका नियंत्रण था, वो खत्म होने लग गया था, और लोगों ने नई नई चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया था, और अपनी सोच को डेवलप करना शुरू कर दिया था, और धर्म से थोड़ा हटकर सोचना शुरू कर दिया था, और इसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। यानी पुनर्जागरण का अर्थ मतलब होता है हिंदी में पुनर्जीवन। तो नई नई जीवन की शुरुआत हुई थी, आप कह सकते हो, यूरोप में। ठीक है, अब प्रिंटिंग प्रेस का क्यों योगदान था, देखो जैसे जैसे बुक छपने लगी ना, तो जो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के टाइम में ना बहुत सारे मानवतावादी आ गए। मानवतावादी वही लोग होते थे, वो टीचर होते थे जो धर्म के बारे में नहीं पढ़ाते थे, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताते थे, और ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था इनका धर्म के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया, बुक वगैरह का यूज़ करके, पेंटिंग वगैरह का यूज़ करके लोगों को बताया, ये चीज़ें लोगों में फैलाई, और धीरे धीरे लोगों को भी बेसिकली थोड़ा सा ये समझ आने लगा कि ये कट्टरता गलत होती है, धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नॉर्मल अपना अच्छे से जीवन बिताओ, खुश रहो, खुश रहने दो, दूसरे को परेशान मत करो। ठीक है जी, चलो। तो ये था, बाकी आंसर इसमें लिखा हुआ है। और पुनर्जागरण का है ना, मेन आंसर कहाँ है मैं दिखा देता हूँ आपको। पुनर्जागरण का एक, ये पुनर्जागरण का ही है, ये वाला क्वेश्चन पुनर्जागरण का। ठीक है, ऊपर देखो, इसमें है ना, इसमें और उस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, इसमें कला और वास्तुकला की भी बात करी गई है। ठीक है, ग्रंथों और बुक वगैरह की बात है ना लास्ट वाले पॉइंट में करी गई है, तो यहाँ पर आप योगदान कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले जोहान गुटनबर्ग लेकर आया था, उसने प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, और उसके बाद एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया था, पुनर्जागरण बहुत तेजी से होने लग गया था यूरोप में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास प्रथा के बारे में आपको बताना है कि आप उसके बारे में क्या जानते हो। ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन भी दास प्रथा के बारे में ना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में लिखा था। आई होप ये इसी, हाँ इसी चैप्टर का क्वेश्चन है शायद ये, नहीं ये 10वें चैप्टर, अच्छा ये जो पीडीएफ है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, टेलीग्राम पे दे रखी है, मैंने बताया था आपको। ठीक है यार, अब ये रहा।
ठीक है, तो ये देखो दे रखी है, 10वें चैप्टर में था ना ये शायद, देख लेते हैं, 10वें चैप्टर में ही था जहाँ तक मेरे को पता है, दास प्रथा वाला क्वेश्चन। ये लो जी, ये रहा दास प्रथा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आंसर आंसर लिखे हुए हैं। मैंने गलत पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नई वाली पीडीएफ डाल दूंगा, मैंने गलती से ये वाली गलत पीडीएफ डाल दी, डोंट वरी, मैं इसको सही करके डाल दूंगा। चलो फिर भी दास प्रथा का ही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, 6 वाला, कि दासों को खरीदना वगैरह चलता था, है ना। और ये वही बात लिखी हुई है, ठीक है। दास प्रथा के बारे में बताना है। पहले तो दास बनाए कैसे जाते थे, यूरोप से जो लोग थे वो पहले अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से वहाँ के जो सरदार होते थे उनसे दासों को खरीदा करते थे और उनको अमेरिका भेज जाते थे खेती वगैरह करने के लिए, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था, है ना। और एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने जो है, जिन लोगों का जो जैसे जो जहाँ जहाँ पर जो, इसको ऐसे समझो, देखो जिस बंदे का फार्म जो था, उसका काम था और उस पे दास काम करते थे, वो तो दास प्रथा के ऑब्वियस सी बात है विरोध में नहीं होगा, बट जिनका दासों से कोई लेना देना नहीं था ना, उन्होंने कहा कि दास प्रथा बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसका विरोध वगैरह करना शुरू किया था, ठीक है। बट इसका ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, ज़्यादातर जो है वो दास प्रथा को ही माना गया और दास प्रथा को आगे बढ़ाया गया, खत्म करने के पक्ष में दलील दी और उसे अमान्य जो है वो बताया। बट एंड में जाके विरोधी की जीत हुई और 1861 से लेकर 65 तक जारी रखने के लिए बोला गया, और एंड में जाके 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जाकर जो है वो दास प्रथा को खत्म किया गया। बट आज भी आप देखोगे कि अमेरिका के अंदर जो काले लोग हैं जो अफ्रीका से गए थे दास बनकर, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया, येस और नो? तो यही सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हो, ठीक है। ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और वैसे दास प्रथा के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये प्रिंटिंग प्रेस का योगदान दे रखा है, ये यहाँ से भी कर सकते हो। देखो पॉइंट लिखा हुआ है, आंसर तो आपको थोड़ा सा अच्छे से खुद ही बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आंसर लिखने पे जाऊंगा तो मैं कम से कम 3 पेज लिखूंगा, ठीक है। तो 3 पेज अगर मैं आपको लिख के दूंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, जिससे मैं आपको चीज़ें बता नहीं पाऊंगा, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। आ जाते हैं जी हमारे, वो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, दास प्रथा वाला, यही वाला क्वेश्चन है वो दास प्रथा वाला, ठीक है। हाँ, वो काम करने में सक्षम नहीं थे तो अमेरिका से लोगों को पकड़ के ले गए, है ना। बगान के मालिक जो थे वो अफ्रीका से लोगों को पकड़ के ले जाते थे, बहुत बुरी हालत से काम करवाते थे, है ना। एक बार तो पता है क्या हुआ, एक बार बंद हो गई थी, दास प्रथा बंद हो गई थी, बट उनके बच्चे जो थे वो अभी भी दास के रूप में काम कर रहे थे। किनके बच्चे? जैसे जो अफ्रीका में जो लोग थे ना, जो गए थे, है ना, मतलब अफ्रीका से जो लोग गए थे अमेरिका के अंदर, दास प्रथा चल रही थी, है ना। दास प्रथा जब बीच में रोक दी गई ना, तो अफ्रीका से अमेरिका लोगों का आना बंद हो गया। बट जो वहां पर लोग दास पहले से थे, उनसे उनके बच्चों से भी काम करवा जा रहा था, तो मतलब बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। पीडीएफ डाल दूंगा, और ये जो चैप्टर नंबर 10 की गलत पीडीएफ डल गई ना मेरे से, वो भी मैं सही से डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और जाएगा। अगर आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो मैंने अपलोड करी है ना, अगर ये देख रखी है, मैप वगैरह आपके क्लियर है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से, मैं आपको प्यार से बोलूँ ना, 80 to 90% मार्क्स लाने से, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हो आपने, तब भी आप आराम से 90% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि हमारा एक ये मेन पॉइंट टेक का भी चैनल है, बेसिकली इस पे मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वगैरह कैसे कमा सकता है, एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है फ़ोन से, लैपटॉप से, है ना, यूट्यूब पर डालकर कैसे अपलोड कर सकता है, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके आप कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बता रखी है। तो इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप। बाकी हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है, मन करे तो इसको भी देख लेना, ठीक है। व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ मैं कभी कभार, महीने में 1-2 बार, 2 महीने में, 3 महीने में 1-2 बार। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।